नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड यानी उसका पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं, जो कि 2 पार्ट हमारे वीडियो जो कि चैनल पे पहले अपलोड है। तो आज हम पार्ट थर्ड करेंगे, सत्ता के नए केंद्र। इसका पार्ट थर्ड है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आप देख लीजिए, सत्ता के नए केंद्र। आज हम इसका पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो आज हम रूस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पहले ब्रिक्स के बारे में तब बता दिया था। यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक भी है कि अब हम देशों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रूस के बारे में पढ़ेंगे। रूस आपको पता है कि एक देश है जो कि सोवियत संघ से अलग हुआ था। सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था ये। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये परमाणु संपन्न देश है और हथियारों का एक ही बड़ा स्टॉक रखता है अपने पास। और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। यानी आज जो ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम ना छठा चैप्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें हम गहनता से चर्चा करेंगे। लेकिन आप अभी ये समझ लीजिए कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें रशिया को ना परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, ठीक है, यूएन में। और पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित विशाल आकार वाला विकसित देश है। यानी जो यूरोप है और एशिया का जो नॉर्थन साइड है, ये इतना बड़ा क्षेत्र कवर करता है कि, और इसका ना आकार ना बहुत बड़ा है। सबसे ज़्यादा जो देशों के मामले में वो रशिया का आकार है, ठीक है। रशिया का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी विश्व में 11वें स्थान पे आता है। और प्राकृतिक संसाधन और गैस में प्रचुर भंडार है। यानी यहाँ सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस वगैरह और संसाधन मौजूद है। विश्व की सबसे बड़ी दूसरी ताकत है। यानी जो पहली बड़ी ताकत वो है अमेरिका, तो दूसरी ये मानी जाती है रशिया, ठीक है, इनकी सेना। अब देखो, अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। अब भारत आपको पता है, यानी इंडिया, आपको पता ही है कि बहुत ही आज के टाइम में बहुत एक विकसित, यानी विकसित नहीं मान लीजिए तो एक अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में अग्रसर है और बहुत तगड़ी तरह से तरक्की भी कर रहा है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, भारत ये सैन्य शक्ति और परमाणु तकनीक आत्मनिर्भर बनाते हैं। यानी भारत के पास खुद क्या परमाणु तकनीक है और सैन्य शक्ति है, ठीक है। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति मजबूत हुई है। यानी जो भारत में आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से यहाँ की जो स्थिति है ना, वो बहुत मजबूत है। भारत की जो आबादी है, यानी ये मैं पुराने डेटा के हिसाब से लिखा, बट आप मान लीजिए कि 135 करोड़ की जनसंख्या और युवा आबादी सबसे ज़्यादा है यहाँ। यानी यंग लोग बहुत ज़्यादा की आबादी है सबसे ज़्यादा। और यहाँ की 140 करोड़ हो चुकी है आबादी। और ये विश्व में पहले स्थान पे आ चुका है भारत, ठीक है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का उम्मीदवार है। यानी बार बार भारत आवाज़ उठाता है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की कोशिश करी जाए। क्योंकि जो एक तरह से होता नहीं है कि वो यूएन ने एक वो बांध रखा है कि सबसे ज़्यादा कौन जुड़ सकता है। तो इसी प्रकार ना जो भारत है, यानी यूएन ना कुछ मापदंड निर्धारित करता है कि कौन सा देश यूएन में स्थायी सदस्य के रूप में चुना जाएगा। तो लेकिन वो ज़्यादातर ना जो मापदंड है ना, वो भारत पूरा करता है। इसलिए भारत बार बार आवाज़ उठाता है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता देनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपको जैसे पता ही है भारत का, ठीक है। अब हम ना इसराइल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा सभी देशों के बारे में बता रहा हूँ। आप इतना भी लिखेंगे आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, पूरे भी मिल सकते हैं। अब देखो, इसराइल के बारे में पढ़ेंगे। इसराइल ना आपको पता ही है, इसराइल है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों का मामले वाला देश है। यानी यहाँ की जो वो है, शिक्षित देश है बहुत अच्छा। और यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा के लिए नवीनतम तकनीक विकसित है। यानी जो सौर ऊर्जा है ना, वहाँ यहाँ की जो सौर ऊर्जा है ना, वो बहुत ही मतलब एक नवीनतम यानी नई नई तकनीकें यहाँ की विकसित हुई है, ठीक है। और अब यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार तकनीक आधारित उद्योग से युक्त है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार वाली चीज़, यानी कम्युनिकेशन वाली तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी यहाँ बहुत ही, जो यहाँ के उद्योग है बहुत ही अच्छे हैं। 2019 बलूमबर्ग
ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स द्वारा इजराइल को 5वां स्थान दिया गया है। ये जैसे आपको पॉइंट बता दिया मैंने। रक्षा, खुफिया, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। यानी जो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, ये वहाँ की खुफिया एजेंसी का नाम है। और यहाँ की रक्षा यानी सिक्योरिटी वगैरह और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, साइंस यहाँ की बहुत ही अच्छी खासियत, सर्वाधिक शक्तिशाली देश माने जाते हैं। ठीक है। और सबसे अगर देखी जाए ना, सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी कौन सी है, वो मोसाद ही है और सबसे तगड़ी। अब जापान के बारे में पढ़ेंगे। जापान बहुत ही एक विशाल और एक महत्वपूर्ण, ये भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही अच्छा देश है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक ये द्विद्वीपीय देश है। यानी आपको पता है कि ये एशिया के ईस्टर्न भाग में है। परमाणु बम की विपीड़िका झेलने वाला एकमात्र ऐसा देश कि इसने, आपको पता है कि जापान पे परमाणु बम छोड़े गए थे जिससे हिरोशिमा और नागासाकी पे बहुत ही बुरा तरह से असर पड़ा था। ठीक है। एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को बम छोड़ा गया था जापान पे। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। यानी जो जापान का जो संविधान है ना, उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ का आर्टिकल 9 है ना, वो कहता है कि ना जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद है ना इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पर बल का प्रयोग जापान नहीं करेगा। इसको हमेशा के लिए उन्होंने त्याग कर दिया कि वो बल का प्रयोग नहीं करेगा। एशिया के देशों में अकेला जापान G7 का सदस्य है। ठीक है। G7, G10, G20, ये आपको मैं आगे वाली वीडियो में ऐसे बताता रहूँगा कि क्या, इसके लिए अलग से हम एक वीडियो लाएंगे। ठीक है। और ये G7 में एकमात्र ऐसा देश है जो G7 में है एशिया के देशों में। आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है। ठीक है। और भारत का पहला। 1964 में जापान की OECD का सदस्य बना है। यानी जो जापान है ना, वो 1964 में ना OECD का सदस्य बना है। देखो, OECD ये है कि इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें ना बहुत ही मतलब कहा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ना एक आर्थिक रूप से और विकासशील यानी इन सब चीज़ों के लिहाज से ना ये ऑर्गेनाइजेशन का ना गठन हुआ है। ठीक है। अब हम आगे बता रहे हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है ना OECD का, वो पता है क्या है? आप कमेंट में बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस में, यानी फ्रांस में। ठीक है। अब हम आगे बता रहे हैं कि जो जापान है ना, वो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें बता रहा हूँ। जब पता है जापान पर परमाणु बम छोड़े गए थे ना, तो कहा जाता है कि जो जापान की जो आर्मी है ना, उसको भंग कर दी गई थी, आर्मी को वहाँ की त्याग कर दी गई थी। और जो सुरक्षा के मामले में है ना, वो अमेरिका हमेशा भारत की मदद करता है। भारत की कह रहा हूँ, जापान की मदद करता है और जापान को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि जापान के पास खुद का यानी आर्मी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। खुद की आर्मी बिल्कुल नहीं है, इसलिए अमेरिका उसको सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने वाले के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी जो यूएन के जो बजट होता है उसमें योगदान करने वाला जापान सबसे बड़ा यानी दूसरा देश है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है। ठीक है। और अब हम दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण कोरिया, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में 3 नंबर में या 2 नंबर पे पूछ लिया जाता है और 1 नंबर में इसमें से MCQs तो पूछा ही जाता है। अब हम दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वीपीय देश युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित किया गया था। यानी जब बंटवारा हुआ था ना, तो दक्षिण कोरिया को ना रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से बोला गया और नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से विभाजित कर दिया गया था। ठीक है। और ये पहले ना एक प्रायद्वीप था। ठीक है।
अब हम आगे पढ़ेंगे। रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। सियोल, ठीक है, सियोल, जहाँ से हान नदी होकर गुजरती है। और ना दक्षिण कोरिया को ना इसी वजह से जाना जाता है कि ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हान नदी किस देश से होकर गुजरती है, तो आप क्या बोलेंगे? दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपको पता ही, कोरिया और दक्षिण कोरिया। 1960 दशक में 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया का आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। देखो, हान नदी जहाँ दिख जाए ना तो आप समझ लीजिए वहाँ दक्षिण कोरिया की बात करी जा रही है, ठीक है। और ना जो 1960 के से और 1980 के दशक के जो बीच में का समय है ना, उसमें जो आर्थिक रूप से बहुत ही तेज से रूप से बढ़ी है ना वहाँ की इकोनॉमी, तो उसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हान नदी पर चमत्कार किसे कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? दक्षिण कोरिया का। और कौन सा समय? 1960 से 1980 के दशक के समय का, ठीक है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना। देखो, दक्षिण कोरिया 1996 में बना, और जापान कब बना था? जापान बना था 1964 में, ठीक है। ये दोनों का याद कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूज ना होइए। अब हम आगे पढ़ेंगे। 2007 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। 2017 के अकॉर्डिंग ये डेटा बता रहे कि दक्षिण कोरिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व में 11वें स्थान पर थी। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, जो वो है ना, मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का 18वां स्थान है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार कि 2016 के अकॉर्डिंग दक्षिण कोरिया का 18वां स्थान है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में दक्षिण कोरिया का 10वां स्थान है, ठीक है। ये स्थान याद कर लीजिए। ये ना ऐसे पूछ लिया जाता है कि दक्षिण कोरिया के बारे में बताइए, एक टिप्पणी करिए, या जापान के बारे में बताइए, तो ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन, और ये आता ही है। और दक्षिण कोरिया की जो उच्च प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के लिहाज से प्रसिद्ध है। यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और यहाँ की जैसे प्रमुख कंपनी जो भारत में भी आपको पता ही है, यहाँ की जो सैमसंग कंपनी, LG, हुंडई, भारत में प्रसिद्ध दक्षिण कोरिया ब्रांड है, आपको पता ही है, ठीक है। ये जो ब्रांड है, कंपनी है, ये भारत में कितनी प्रसिद्ध है आपको पता ही है कि LG है, सैमसंग है और हुंडई है, आपको ये पता ही है। अब हम ना सार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, देशों के बारे में तो हमने इतना पढ़ लिया कि ये कौन कौन से देश और इनकी क्या विशेषताएं हैं। आपको ना ये चीज़ याद कर लेनी है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं, ठीक है। हमने जैसे रशिया के बारे में पढ़ा, और भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अब हम और इज़राइल, ठीक है। अब हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले ना सार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। सार्क का क्वेश्चन ना कभी कभी ना 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि सार्क पर टिप्पणी करें या इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और इसमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर के हर तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सार्क की ना सबसे पहले फुल फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। हिंदी में ये है उसकी डेफिनेशन, और इंग्लिश में ये है, ठीक है। सार्क की आपको डेफिनेशन ये आई होप याद हो गई होगी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सार्क है ना, उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू में यानी नेपाल में अभी, ठीक है। सदस्य यानी इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान, और जो कि अफ़गानिस्तान 2007 में शामिल हुआ, ठीक है। अब आप ये अनुमान लगा रहे होंगे कि ये जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफ़गानिस्तान है, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये सारे ना साउथ साइड ही हैं, मतलब एशिया के साउथ भाग में ये सारे देश हैं। तो ये सब ना इन्होंने एक संगठन बनाया जिसको सार्क बोला गया, और 2007 में अफ़गानिस्तान आखिरी टाइम शामिल हुआ था, ठीक है।
और इसका स्थापना 1985 में हुई। इसका गठन 1985 में हुआ। मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल में, ठीक है। और आप ये मान लीजिए कि इन सब देशों में से ही सबसे पावरफुल देश इस टाइम भारत ही है, ठीक है। अब हम सार्क के उद्देश्य पढ़ेंगे, ठीक है। सार्क को ना दक्षेस भी बोला जाता है, ठीक है। आपसी विवादों का निपटारा करना, यानी सार्क का उद्देश्य क्या है? आपसी विवादों का निपटारा करना, आर्थिक विकास करना, क्योंकि यहाँ के जो अधिकतर देश है ना साउथ एशिया के, वो विकासशील की तरफ ही है, ठीक है। कोई भी विकसित नहीं है। यानी फिर इन्होंने अब इसलिए अपने उद्देश्य में आर्थिक विकास को भी माना और सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करना, इस लिहाज से भी उन्होंने उद्देश्य करा। आपसी विश्वास बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा देना, यानी इन्होंने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। दक्षिण एशिया के देशों में जनता के विकास और जीवन स्तर में सुधार लाना, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ के जो अधिकतर देश हैं, यहाँ की जो जनता है, वो उनका एक बेहतर जीवन बनाना, ठीक है, और उनमें सुधार लाना, ठीक है। आई होप आपको सार्क भी समझ आ गया होगा। देखो सार्क बहुत छोटा सा था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में सब कुछ बता दिया है। अब हम साफ्टा के बारे में पढ़ेंगे। देखो सार्क के सिमिलर ही ना साफ्टा भी है, ठीक है। साफ्टा भी ना साउथ एशिया के वो देशों ने बनाया था। देखो साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको आई होप याद हो गई होगी। साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर की दिनांक यानी 2004 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसमें कम से कम ना सार्क के 12वें ये जो सार्क का जो 12वां सम्मेलन था ना, ये उसमें इसका गठन ना उस शिखर सम्मेलन में हुआ, ठीक है। साफ्टा का गठन 2004 में। और इसे लेकिन लागू पता है 1 जनवरी 2004 कह लो 6 में लागू करे। देखो 2 साल बाद इसको लागू करा गया, क्योंकि इसमें काफ़ी सुधार भी किए गए कि बहुत ही ना सोच समझ के बनाया जा रहा था ये साफ्टा, ठीक है। इसका गठन 2004 में हुआ, लागू 2006 में हुआ 1 जनवरी, ठीक है। और इसके उद्देश्य क्या है? व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करना, यानी जो बहुत सारे टैक्स हो गए, यानी जो प्रतिबंध होते हैं ना, उन सबको कम करके एक अच्छे व्यापार को बढ़ावा देना, अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दी, ये भी थोड़ा उसी से सिमिलर पॉइंट है, ठीक है। अब हम ना देखो ये है ना जो ये वाला पॉइंट, दक्षिण एशिया क्षेत्र मुक्त व्यापार संधि बाधाओं को दूर करना, ये थोड़ा ना इसी से कि जो बैरियर्स होते हैं ना व्यापार में, उन सबको ना अधिकतर बाधाओं को ना कम कर देना, जो बैरियर्स है ट्रेड में, और उससे कम करके एक अच्छी तरह से व्यापार करना, ताकि जो निर्यात कर रहा है उसे भी कोई दिक्कत ना हो, जो आयात कर रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि जो साफ्टा है ना, साफ्टा में ज़्यादातर वही देश है जो साउथ एशिया के जो देश है वही देश है ज़्यादातर, इन्होंने इसलिए गठन किया था। आई होप आपको इतना समझ आ गया कि ये चैप्टर हमारा इतना ही था। और अब हम इसके आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जो इसका 3rd चैप्टर है, जिसमें हम वो सार्क के बारे में बहुत ही गहनता से और चर्चा करेंगे, और उसमें और अलग अलग देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सब के बारे में और गहनता से चर्चा करेंगे। नेपाल हो गया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।